हेलो दोस्तों, आज मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं क्लास 10 का ज्योमेट्री का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें ज्यामिति का थ्योरम होगा और ये थ्योरम होगा वृत्त पर आधारित प्रमेय, जिसको बोलते हैं वृत्त पे आधारित प्रमेय, जिसमें कि प्रमेय 32 में बताया गया है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास ना हो पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करती है। तो ये थ्योरम हम करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा वृत्त के बारे में समझा देना चाहते हैं। बोर्ड में फिगर हम पहले से ही बना के रखे हैं, आप बोर्ड में समझ लीजिए। बहुत अच्छी तरह से हम समझा दे रहे हैं और इसका परिभाषा के साथ समझा देंगे। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसके बारे में। ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु ये थ्योरम 5 नंबर के लिए बोर्ड में आने वाला है, इसलिए इसको हम बाद में बताएंगे। पहले इसको देख लीजिए। देखिए, वृत्त के अंदर जो क्षेत्र है या जितना जगह छेका है उसको वृत्त क्षेत्र, एरिया ऑफ सर्किल कहते हैं या सर्कुलर एरिया कहते हैं। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि वृत्त के अंदर जितना क्षेत्रफल है, जितना जगह है, उसी को वृत्त क्षेत्र कहते हैं। दूसरा फिगर में देखिए, सेंटर यानी केंद्र, है ना। केंद्र किसको कहते हैं? तो वृत्त के अंदर वह बिंदु जहां से परिधि के दूरी समान हो उसे ही हम केंद्र कहते हैं। तीसरा फिगर देखिए, अर्धव्यास। किसी भी वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को अर्धव्यास कहते हैं। इसलिए एक वृत्त में अनेकों अर्धव्यास हो सकते हैं। क्लियर? डायमीटर, जिसको व्यास कहते हैं, किसे कहते हैं? तो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे ही व्यास कहते हैं, है ना। परिधि को मिलाने वाली रेखा मतलब परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरता है उसे हम व्यास कहते हैं या डायमीटर कहते हैं। उसके बाद आया जीवा। जीवा किसे कहते हैं? तो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। देख लीजिए यहां फिगर में, हम किन्हीं भी दो बिंदु को मिला देंगे तो वो जीवा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, इसमें क्वेश्चन भी आता है कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, क्योंकि अगर केंद्र से होकर गुजरेगा जीवा तो निश्चित रूप से वही जीवा वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा होगी और इसलिए इसको हम कहते हैं व्यास, यानी सबसे बड़ी जीवा का दूसरा नाम व्यास भी है। उसके बाद आया है वृत्त के अंदर चाप। चाप जो होते हैं वो वृत्त के परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। अब ये परिधि का टुकड़ा जो होता है दो तरह से हो सकते हैं, एक छोटा टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा। जब छोटा टुकड़ा होगा उसको माइनर आर्क कहते हैं या लघु चाप कहते हैं, और अगर बड़ा टुकड़ा होगा तो उसको मेजर आर्क या दीर्घ चाप कहते हैं। यहां फिगर में दिखा दिए हैं, ये हो गया ACB माइनर आर्क और ADB मेजर आर्क, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए वृत्तखंड। अब वृत्तखंड में किसको कहते हैं? तो वृत्तखंड भी दो तरह के होते हैं, एक माइनर और दूसरा मेजर, यानी एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। किसे कहते हैं वो परिभाषा देखिए। जीवा तथा परिधि, जीवा तथा चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, कोई भी जीवा अगर हम बनाएं और चाप को देखें तो ये चाप को और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम कहते हैं वृत्तखंड। अब वृत्तखंड में जो छोटा होगा उसको लघु वृत्तखंड और जो बड़ा होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड। उसके बाद देखिए वृत्तकला। वृत्तकला किसको कहते हैं? तो दो अर्धव्यास तथा चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तकला कहते हैं। इसमें भी दो तरह के होंगे, एक छोटा एक बड़ा। तो जो छोटा वृत्तकला है उसको हम कहेंगे लघु वृत्तकला और जो बड़ा वृत्तकला है उसको दीर्घ वृत्तकला कहते हैं। क्लियर? और केंद्र, एक ही केंद्र में को एक ही केंद्र और अलग अलग अर्धव्यास मानकर अगर हम वृत्त बनाते हैं और केंद्र एक ही रहता है तो उन वृत्तों को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल या इसी को कहते हैं समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो इतना तो वृत्त के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है और इससे ज्यादा आवश्यक नहीं है, इतना याद रखिएगा, है ना। और अगर समान वृत्त होता है तो उसको तो हम लोग समरूप वृत्त कहते हैं। एक ही वृत्त, अगर एक ही अर्धव्यास का बहुत सारे वृत्त मिले तो समरूप वृत्त कहते हैं, और इससे ज्यादा इसमें नहीं है। इतना याद रखने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। लेकिन
आज हम सोच रहे हैं कि आप लोग को पर में 32 भी करा दें, इसलिए इसको बड़ी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन आने जा रहा है बोर्ड में। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में कहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा के ऊपर डाला गया लंब वो क्या करता है, जीवा को 2 भागों में बांट देता है, यानी जीवा को समविभाजित करता है। मान लिया कि ओ ए बी जीवा है और डी बिंदु पर उसको मिलाए हैं, यानी लंब डाले हैं, ओ से ए बी पर ओडी लंब डाले हैं। तो किस तरह से हम साबित कर पाएंगे कि एडी और डीबी दोनों बराबर होगा? कहने का मतलब ये जीवा जो है इसके द्वारा 2 भागों में बट जाता है और बराबर भागों में बट जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। कल्पना किया कि ओ केंद्र वाली वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त की एक जीवा ए बी है ना, केंद्र ओ से जीवा ए बी पर डाला गया लंब क्या है बताइए? ओडी है, लंब ओडी है, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात ओडी लंब किसके ऊपर, ए बी पर। तो हमें साबित क्या करना है वो लिख देते हैं। हमें साबित करना है कि जिस प्रकार हम लिख रहे हैं बिल्कुल परीक्षा में उसी तरह से लिखना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमें साबित करना है कि एडी बराबर डीबी, यही तो हमको साबित करना है कि एडी और डीबी दोनों बराबर है। इसमें थोड़ा सा रचना करना पड़ता है, इसलिए हम इसको रचना लिखते हैं या कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ओ को ए से मिला देते हैं और ओ को बी से मिला देते हैं, ठीक है, यही रचना हम लोग करते हैं। तो लिख देंगे कि ए ओ तथा ओ बी को मिला देंगे निश्चित रूप से। अब देखिए परमाणु में क्या होता है, गौर से देखिए। परमाणु में हम अब यहां देखते हैं, जब अर्धव्यास को मिला दिए हैं, कहने का मतलब एओ और ओबी को मिला दिए हैं, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गया है। तो उन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं, तो परमाणु में लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो 90 डिग्री हो गया है, क्योंकि लंब डाले हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज एओडी, समकोण त्रिभुज एओडी तथा समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज ओडीबी में। अब इसमें देखते हैं कि सर्वांगसम होता है कि नहीं। अगर सर्वांगसम हो गया तो हमारा थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले तो ए ओ बराबर ओ बी, ये आप लोग भी जानते हैं कि क्यों ये दोनों बराबर होता है, क्योंकि अभी तुरंत ही बताया है कि सभी अर्धव्यास जो होता है वृत्त का वो समान होता है। लिखेंगे एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, इसलिए ये समान होगा, ठीक है। दूसरा हम क्या लेते हैं, कोण ODA बराबर कोण ODB। ये दोनों कोण देख लीजिए कितना कितना है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, तो यहां पे लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ओडी लंब AB पर, अर्थात यहां लिखेंगे, अर्थात भी लिख देंगे यहां पे, अर्थात ओडी लंब किसके ऊपर है, AB पर, यानी कल्पना के अनुसार बताया गया है। अब एक और चाहिए हमको, तो ओडी देखिए दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसलिए उभयनिष्ठ करने का मतलब इस त्रिभुज में भी काम करेगा, इस त्रिभुज में काम करेगा। तो ओडी बराबर ओडी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ऐसा लिख देंगे। अब देखिए ये 2 भुजा और एक कोण, इसको हम कहते हैं SAS, SAS, साइड एंगल साइड से त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज ODB सर्वांगसम हुआ, सर्वांगसम हुआ। सर्वांगसम करने का मतलब दोनों का तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात त्रिभुज ODA या AOD
सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे देते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज ODB, ये दोनों सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम जब हो ही गया तो हम निश्चित रूप से लिख सकते हैं, इसलिए AD बराबर DB, है ना, अर्थात लंब जो है जीवा को दो भागों में विभाजित कर दिया है, और यही क्या हो गया, प्रमाणित। अगर वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसको इतना आगे बढ़ाइए कि सारे स्टूडेंट इसको देख ले और इसका लाभ उठा सके बोर्ड में। थैंक यू।